बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे करना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर क्यूरी सेशन एंड वीडियो लेक्चर। जब स्टूडेंट्स आप लोग क्यूरी सेशन में अपीयर होते हैं ना, तो मैंने इस बात को नोटिस किया है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछना चाह रहे होते हैं वह पूछ नहीं पाते। इस तरीके से बेटा जो स्टूडेंट्स हमारी जो क्यूरी सेशन की इफेक्टिवनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका बेटा सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप मेरा या किसी भी दूसरे टीचर का वीडियो लेक्चर देखें, अपने साथ रफ कॉपी पेंसिल लाजमी तौर पे रखें। लेक्चर देखते हुए कोई भी पॉइंट अगर आपको प्रॉब्लम करे, उसको फौरी तौर पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि बेटा लिखी हुई चीज महफूज हो जाती है, कैद हो जाती है। जबानी याद रखेंगे, फौरी तौर पे याद रहेगा, वो चीज निकल जाएगी। तो चीजों को नोट डाउन करें और अगले दिन अपना जो भी रिस्पेक्टिव आपके टीचर हैं उनसे उन चीजों के बारे में डिस्कशन करें। तो बेटा अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करते तो जो कॉलेज वालों ने इतने बेहतरीन तरीके से जो क्यूरी सेशन का एहतमाम किया है, बेटा फिर उसकी इफेक्टिवनेस वो नहीं रहेगी। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो लेक्चर सुने तो ड्यूरिंग विद दैट आपने लाजमी तौर पे रफ कॉपी साथ रखनी है। लेक्चर के अंदर जो भी क्यूरीज हों, कोई भी डिफिकल्ट चीजें हों, उनको नोट डाउन करके अगले दिन अपने रेस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस करने के लिए। तो ऐसे बेटा आपका क्यूरी सेशन ज्यादा मीनिंगफुल होगा और आपको अल्लाह के हुक्म से ज्यादा चीजें क्लैरिफाई करने में आसानी होगी। और एक बात और बेटा, वीडियो लेक्चर का यही फायदा होता है कि हम अपनी विश के मुताबिक ना लेक्चर को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही, उसको आगे पीछे करने, दोबारा सुने। तो एक चीज को 2 3 4 दफा दोबारा सुनने के बाद, रिपीट करने के बाद उम्मीद है आप सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसको नोट डाउन करके आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से डिस्कस करें, तो होपफुली आपकी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बिकॉज बेटा अभी लॉकडाउन चल रहा है और आगे अभी कुछ नहीं पता कि कॉलेज की ओपनिंग कब से है। और जो चैप्टर हम लॉकडाउन में आपको पढ़ा चुके हैं, तो बेटा इन चैप्टर का दोबारा मौका नहीं आएगा पढ़ाने का, क्योंकि बाकी भी हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है। सेकंड ईयर में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और डेप्थ में होता है। सो इट मींस आपने लॉकडाउन के दिनों में ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको लाइट नहीं लेना, इनको पूरी तवज्जो से पढ़ें ताकि बेटा आपके लिए आसानी हो। क्योंकि इन चैप्टर से बाद में जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद इनको रिपीट नहीं होना। तो इन चीज़ों को बेटा आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो ये कुछ बात थी बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैंने बातें बोली हैं इनको आप इंप्लीमेंट करेंगे आज ही के लेक्चर से, ताकि आपके लिए लेक्चर में आसानियाँ हो जाएं। कमिंग टू द लेक्चर, बेटा रिकॉल कीजिएगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के एक इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन दी। रिकॉल कीजिएगा लास्ट लेक्चर में मैं आपको मेन फोकस करवाता रहा ऑन क्वांटाइजेशन। जब मेरा बार बार फोकस अगर क्वांटाइजेशन के ऊपर है ना, इट मींस मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वांटाइजेशन के बगैर इस चैप्टर में चलना मेरे और आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट रिकॉल करने के लिए 3 से 4 बातें आपको रिकॉल कर देता हूं ताकि प्रीवियस लेक्चर की, ताकि हमारे लिए आज के लेक्चर में चलना आसान हो जाए। मैंने कि जैसे आपको पहले बताया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइज होना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्क्रीट होना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट होना या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिसकंटीन्यूअस होना, इन चारों बातों का मतलब सेम है। जब तक आप इन चारों बातों को इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। नंबर सेकंड, मैं आपको एक और बात रिकॉल करवाना चाहता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में आपको कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डीप वे में देखा जाए तो हमें पता चलेगा कोई भी क्वांटिटी, याद रखें, कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। यानी वो डिस्क्रीट होती है, यानी वो क्वांटाइज होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटम के अंदर शेल्स के रेडियाई को भी क्वांटाइज करवाया और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को भी क्वांटाइज करवाया। उन दोनों बातों से पता चला कि अगर रेडियस और वेलोसिटीज अगर ये क्वांटाइज हैं
तो हमें क्लेम करना पड़ेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब फिजिक्स में डिस्कस की जाएगी, हर क्वांटिटी को नेचर के रूल के अकॉर्डिंग क्वांटाइज होना पड़ेगा। तो आज बेटा हम अपना लास्ट वाले लेक्चर को रिकंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है क्वांटाइज एनर्जीज। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने रेडियाई और वेलोसिटीज को क्वांटाइज करवाया, तो आज मैं आपको बताऊंगा बोहर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम को जब डिस्कस किया जाए तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर स्टेट है या जो एनर्जी लेवल है, वहां पर जो आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो टोटल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। टोटल एनर्जी के क्वांटाइज होने का मतलब है टोटल एनर्जीज की हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसको एनर्जी का क्वांटाइज होना, एनर्जी का डिस्क्रीट होना या एनर्जी का डिफरेंट वैल्यू में एग्जिस्ट करवाना कहलाया जाएगा। अब ये हैपनिंग कैसे होती है, अब व्हाइट बोर्ड पे कंसंट्रेट करें, आपको सारी बात समझाते हैं। स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, लेट ई एन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। वो जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी को बुक के अकॉर्डिंगली मैंने नाम दिया nth एनर्जी। En स्टैंड फॉर nth एनर्जी। nth एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, इन एनी एक्साइटेड स्टेट। जहरी बात है, जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी जहरी बात है हमेशा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के सम के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल एनर्जी En को काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के तौर पे लिखा, और मैंने आपको अर्लियर बोला है सेकंड ईयर की पूरी बुक में पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू के सिंबल से डेजिग्नेट करवाया जाता है, तो मैंने नीचे वाले स्टेप में पोटेंशियल एनर्जी को यू का नाम दे दिया। थर्ड वाले फार्मूले में मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट किया, हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर प्लस यू। बेटा लास्ट टाइम भी बोला था, फिर मैं आपको रिपीट किए देता हूं, वैसे तो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू mv स्क्वायर, हमने बुक के अकॉर्डिंगली v के साथ डेजिग्नेशन में n लगाया ड्यू टू क्वांटाइजेशन रूल। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बेटा, अगर क्वांटाइजेशन रूल के मुताबिक n को ना पुट किया जाए तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन नहीं ला सकते। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन लाने के लिए आपको वहां पर डेजिग्नेशन में n रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे n को वेरी करते जाएंगे तो आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन आएगी। इसी को तो क्वांटाइज होना कहते हैं। तो ड्यू टू क्वांटाइजेशन रूल मैंने v के साथ डेजिग्नेशन में n प्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर ए में मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर डिस्कस करवा लिया। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी बुक में लिखा हुआ नहीं है, वो मैं चाहूंगा कि बेटा आपको डिटेल वे में बताऊं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होती, इस बात को जरा फोकस करते हैं। तो बेटा अब मैं जो बात बोलने वाला हूं उस बात को बहुत आपने एहतियात के साथ सुनना है ताकि आपको लेक्चर को सुनने में आसानी रहे। बेटा एक चीज मैं आपको डिटेल से यह बताना चाहूंगा कि इस इक्वेशन ए से आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। मैं आपको आज नई बात यह बताना चाहता हूं और इस बात को एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैथमेटिकली वेरीफाई भी कराऊंगा। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है nth एनर्जी, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। इस बात की मैं वेरिफिकेशन थोड़ी देर बाद आपको देने वाला हूं। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे सर टोटल एनर्जी नेगेटिव कैसे होगी और टोटल एनर्जी को नेगेटिव करने का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा एक बात क्लेरिफाई करें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। रीजन, हाफ भी कांस्टेंट, mass भी कांस्टेंट, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पता लगा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर इन्वॉल्व होने वाले ये जितने भी तीनों पैरामीटर्स हैं, ये तीनों पैरामीटर चूंकि पॉजिटिव हैं, तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ओके,
अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी यू के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। बट मैं आज वाले रीसेंट केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लूंगा नेगेटिव। अब डेफिनेट सी बात है, स्टूडेंट पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव करने हमारे लिए मुमकिन कैसे हुआ? क्या यह बात ऐसे तो काबिल कबूल नहीं है? तो इसके पीछे बेटा बहुत बड़ी लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है सुने। एक बात बेटा याद रखें, हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करने में एक्चुअल में हम एक बाउंड स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये बाउंड स्टेट का क्या मतलब है? बाउंड स्टेट का एक्चुअल में मतलब यह है, क्या हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाउंड के अंदर है कि नहीं? खुद सोचें, अगर न्यूक्लियस ना होता तो क्या न्यूक्लियस के बगैर इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त होती? न्यूक्लियस की गिरफ्त है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करवाने में कामयाब हो जाता है। तो पता लगा इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाउंड के अंदर है तो इसको बाउंड सिस्टम का नाम दिया जाएगा। और बेटा एक बात याद रखें, बाउंड सिस्टम का ताल्लुक होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। यानी मैं आज आपको नई बात यह बताना चाहता हूं, मुझे अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता लग जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज इस्तेमाल करके मैं किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करवा सकता हूं। यानी मैं शॉर्ट में आपको यह बताना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज इस्तेमाल करके हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी बात बेटा याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी भी सिस्टम में जितनी लीस्ट होगी, जितनी मिनिमम होगी, जितनी स्मॉल होगी, तो याद रखें सिस्टम उतना ज्यादा मोर एंड मोर स्टेबल होगा। अब इस बात को रिवर्स कर लें, अगर किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने से वो सिस्टम उतना ज्यादा लेस स्टेबल होगा। तो पता लगा सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करवाने में पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट, सिस्टम विल बी स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो सिस्टम आपका लेस स्टेबल होगा, एंड सो ऑन। इन दोनों बातों को बेस बनाते हैं। और याद रखें, अगर पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव कर दिया जाए तो इसका मतलब है मैंने पोटेंशियल एनर्जी को और स्मॉल कर दिया, बिकॉज नेगेटिव नंबर मेरा ख्याल है 0 से लेस होते हैं। तो किसी भी चीज के साथ अगर नेगेटिव का साइन लगा लिया जाए, इसका मतलब है आपने उस सिस्टम को मजीद मोर एंड मोर नेगेटिव करके स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और याद रखें, किसी भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मजीद स्मॉल हो चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब यह निकाला जाएगा कि आपका सिस्टम मोर एंड मोर स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स दोबारा इक्वेशन नंबर ए को कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था, पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में होगी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज हम हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का बाउंड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखें, बाउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने से यह टोटल एनर्जी भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो मुझे यह कंक्लूड करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। और इस टोटल एनर्जी को नेगेटिव करवाने में पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का रोल है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों नेगेटिव है? पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब यह है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द बाउंड स्टेट, और बाउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने से टोटल एनर्जी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। और इस बात को थोड़ी देर बाद हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैथमेटिकली वेरीफाई करवाएंगे। स्टूडेंट्स ग्रीन कलर में स्टेप्स को देखें, या आपने पहले चैप्टर में फार्मूला पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क डन को मैंने यू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल पुट कर दिया। नाउ इस रिलेशन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये आपके सामने रिजल्ट आएगा, U इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई Q। स्टूडेंट्स आप लोगों ने U और V में डिफरेंस फील करना है।
U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड V स्टैंड फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दो मिलती जुलती बातें लग रही है, लेकिन ये दोनों मिलती जुलती बातें नहीं है। पोटेंशियल किसी और चीज का नाम है और पोटेंशियल एनर्जी कोई और चीज है। तो याद रखें, U का नाम है पोटेंशियल एनर्जी एंड V स्टैंड फॉर पोटेंशियल एंड Q स्टैंड फॉर चार्ज। स्टूडेंट्स नीचे वाले स्टेप में देखें, मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला लगाया V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R, और नीचे वाले स्टेप में ड्यू टू क्वांटाइजेशन रूल मैंने R के साथ N लगा दिया डेजिग्नेशन में, क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करने के लिए। ओके बेटा, ये जो मैंने V की वैल्यू निकाली है, V स्टैंड फॉर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन बी के अंदर इस जगह पर प्लेस करना चाहता हूं। तो इस वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा, तो ये देखें, ये वैल्यू इधर पुट हुई और Q अपनी जगह पे एज इट इज है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो के यू विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ओके, उसके बाद बेटा नीचे देखें, मैंने यहां पर नीचे लिखा हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्लस ई और माइनस ई है। अब दोनों के चार्जेस की पोलैरिटी में तो डिफरेंस है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसा करने के लिए मैंने Q की जगह E को ले लिया। अगर Q E के इक्वल है तो Q का स्क्वायर E स्क्वायर के इक्वल होगा। इस Q स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर मैंने इधर पुट किया, तो फार्मूला हमारा मॉडिफाई हुआ, U इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E स्क्वायर डिवाइडेड बाय nth रेडियस Rn। इसको मैंने इक्वेशन नंबर D का नाम दिया। स्टूडेंट्स, अब वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट की, उस बात को थोड़ा सा मैं एक दफा और आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये मैंने नीचे वो सारी बातें लिख दी हैं। मैं इस फार्मूले के अंदर अपने पास से नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले भी बोला था, एक दफा शॉर्ट में मैं इस बात को बेटा दोबारा आपके सामने क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। मैं यू पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में नेगेटिव क्यों शामिल करना चाहता हूं? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट चूंकि स्टेबल होता है, और याद रखें, सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी लीस्ट होती है। तो लीस्ट करने के लिए मुझे इस फार्मूले में अपने पास से नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन लगाने के बाद आपका फार्मूला मॉडिफाई होगा ऐसे, u इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। So this is the required mathematical expression for potential energy of the electron in the bound state of the hydrogen atom. Okay, students, अब इस स्टेप के बाद ऊपर वाले स्टेप में आते हैं। ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली, इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जब यहां पर पुट करेंगे तो पुटिंग करने के बाद ये सिचुएशन आपके सामने बनी, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपके सामने। बेटा रिकॉल करें, लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको क्वांटाइज्ड रेडियाई के बारे में इंफॉर्म कर रहा था, तो मैंने आपको बताया क्वांटाइज्ड रेडियाई वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों इक्वल थे। दोनों की मैंने वैल्यूज लगाई, ये दोनों की वैल्यूज हैं। ये आर एन स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो ये रिजल्ट आपके सामने आया, ये आपके सामने। स्टूडेंट, इस रिजल्ट को लिखने का फायदा क्या है? गौर से देखें, क्या एम वी एन स्क्वायर ये नहीं लिखा हुआ? अगर एम वी एन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू इधर पुट कर दी जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को उठाकर इस जगह पर प्लेस कर दूंगा, तो प्लेस करूंगा तो वैल्यू आपके सामने बनेगी ये। और स्टूडेंट्स गौर से देखें, इस वाले स्टेप में के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हाफ माइनस वन, और हाफ में से वन को माइनस करें तो माइनस हाफ आएगा। तो फाइनल आंसर टोटल एनर्जी का मेरे सामने बना माइनस के टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर एन। सो दिस इज द आंसर ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, जो कि इक्वेशन नंबर जी से मैंडेटेड है। एक बात और, लास्ट लेक्चर में बेटा आपने nth रेडियस का फार्मूला निकाला, ये आपके सामने फार्मूला है। इस आर एन वाले फार्मूले को उठाकर इधर इंसर्ट करेंगे, यहां पर पुट करें, ये कैलकुलेशंस बेटा करेंगे, और कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आएगा ये वाली लाइन। जरा स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप को फोकस करें। जब मैं इन सारे स्टेप्स को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म लिखी हुई है इसको मैं नाम दूंगा ई नॉट। ई नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहां पर मैंने ई नॉट को पुट किया, तो ये फार्मूला मॉडिफाई ऐसे होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और
ई नॉट चूंकि बेटा इसके इक्वल है, जब आप इस सारी की सारी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैंने अर्लियर एक दफा बताया था बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कशन करते हैं तो वहां पर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कस किया जाता है। तो पता लगा ई नॉट की वैल्यू बनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा अगर ऐसी बात है तो अगर ई नॉट की वैल्यू को उठाकर इधर पुट कर लिया जाए तो हमारा फार्मूला मॉडिफाई ऐसे होगा, ई एन विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो फार्मूले को ऐसे लिखना या फार्मूले को ऐसे लिखना, इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में देखें, ये दोनों फार्मूले मैंने निकाल तो लिए। नाउ मेरा एक्चुअल में टास्क क्या है, मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूं कि एनर्जी क्वांटाइज कैसे होगी। अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो हमने फार्मूला लिखा है आपके सामने, इस फार्मूले में हम n को वेरी करेंगे। नोट करें, अगर मैं इधर 1 को, n की वैल्यू 1 इधर पुट करता हूं तो इधर भी 1 आएगा, तो फार्मूला ऐसे मॉडिफाई होगा, इधर भी 1 इधर भी 1। तो इस सूरत में मुझे बताएं E1 E नॉट के इक्वल है, और आप अर्लियर पढ़ चुके हैं E नॉट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। जब आप इधर 2 पुट करेंगे तो इधर भी 2 आएगा, ये डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेकंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए जब इधर 3 पुट करेंगे इधर भी 3 आएगा, तो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप टू सो ऑन जब जर्नलाइज करेंगे और जब n को इंफिनिटी पुट किया जाएगा तो आपकी वैल्यू बनेगी एनर्जी एट इंफिनिटी दैट विल बी इक्वल टू 0। बेटा इस बात का क्या मतलब है, आप इस पूरे तमाम के तमाम स्टेप को गौर से देखें। जैसे जैसे मैं n को वेरी करता जा रहा हूं तो n के अंदर आने वाली वेरिएशन से एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही। और एक बात और आप देख सकते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर एनर्जी दैट इज मोर एंड मोर नेगेटिव। तो अगर फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव होने का मतलब है एनर्जी सो स्मॉल, तो एनर्जी जितनी स्मॉल होगी तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। आप जब सेकंड शेल के अंदर आएंगे, ये वाली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू के मुकाबले में लेस नेगेटिव है। अगर ये वाली वैल्यू इसके मुकाबले में लेस नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव होने का मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो अगर एनर्जी की वैल्यू पिछले के केस के मुकाबले में इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में आप जाते जाएंगे तो एनर्जी ग्रेजुअली लेस नेगेटिव होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी अपकमिंग आपके ऑर्बिट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता डीस्टेबलाइज होता जाएगा, और आखिरकार इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर चला जाएगा, एटम से बाहर चले जाने का मतलब है जब वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, उस टाइम टोटल एनर्जी आपकी बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगी। अब 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू एज कंपेयर टू ऑल नेगेटिव वैल्यूज। तो पता लगा इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा उस पर्टिकुलर केस में एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होकर 0 हो जाएगी, और उस सूरत में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा डिस्टेबिलिटी क्या करेगा, शो करेगा। सो ये था बेटा हमारा पोर्शन था कि मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी को क्वांटाइज कैसे करेंगे। पर रूल सुन लें, इलेक्ट्रॉन जितने इनर ऑर्बिट्स के अंदर होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जितना हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाएगा वहां पर स्टेबिलिटी आपकी कम होगी। मैं बार बार आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, स्टेबिलिटी का ताल्लुक है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। यह बड़ा आसान आर्टिकल है बेटा, इस आर्टिकल को समझना तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान रहेगा, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी, आपका स्पेक्ट्रम इमिसिव भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। यह बात मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको लाइमन सीरीज के बारे में बता रहा था। लाइमन सीरीज इमिशन स्पेक्ट्रम भी शो करती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो करती है, यानी स्पेक्ट्रम आपका दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट आज के इस रीसेंट केस में
हम हाइड्रोजन की इमिशन वाले स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। बड़ी कॉमन सी बात है, इमिशन वाला स्पेक्ट्रम डेफिनेटली उसी सूरत में ऑब्टेन होगा ना जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ डीएक्साइट होगा। हमारी बुक में डीएक्साइटेशन की जगह वर्ड लिखा है ट्रांजिशन करना। ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब होता है जंप लगाना। तो बेटा एक्चुअल में आपको यह बताना चाहता हूं, बुक के अकॉर्डिंग जब भी मैं कोई हाई एनर्जी स्टेट को डिस्कस करूंगा, हाई एनर्जी स्टेट को nth एनर्जी स्टेट कहते हैं और लोअर एनर्जी स्टेट को pth एनर्जी स्टेट कहते हैं। जैसा कि मैंने फिगर में आपको बताया, nth एनर्जी स्टेट इज द हाई एनर्जी स्टेट, pth एनर्जी स्टेट इज द लो एनर्जी स्टेट। nth एनर्जी स्टेट के अंदर एनर्जी का नाम है En और pth एनर्जी स्टेट के नाम अंदर एनर्जी का नाम है Ep। जब n एनर्जी स्टेट pth एनर्जी स्टेट से ज्यादा है तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा कि En वाली एनर्जी Ep वाली एनर्जी से डेफिनेटली क्या होगी, ज्यादा। बेटा मैं सपोज करता हूं एक इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी स्टेट से pth एनर्जी स्टेट के अंदर आकर डीएक्साइटेशन करना चाहता है। यह देखें मैंने डीएक्साइटेशन को एरो से शो कर दिया। तो बोहर के एक पोस्टुलेट के मुताबिक जिन दो कंजक्टिव एनर्जी लेवल के दरमियान डीएक्साइटेशन होती है तो उन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान जितना भी एनर्जी डिफरेंस है एग्जैक्टली उतनी एनर्जी का आपका फोटॉन इमिट होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट्स, HF इज द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन। तो फार्मूला देखें, हाई एनर्जी स्टेट माइनस लो एनर्जी स्टेट मींस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाई एनर्जी स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द pth एनर्जी स्टेट। इनका जब डिफरेंस निकाला गया तो इनका जितना भी डिफरेंस है वो इमिटेड फोटॉन की एनर्जी के इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये फार्मूला निकाला En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इस फार्मूले को बेस बनाते हैं। स्टूडेंट जरा गौर से देखें, जब इधर n है तो इधर भी n है, सिमेट्री यूज करते हैं। अगर मुझे डेजिग्नेशन में इधर p लगाना पड़े तो इधर भी p का स्क्वायर आएगा। ये स्टेप मैंने इधर कर दिया। जब इधर n है तो इधर n स्क्वायर, जब इधर p होगा तो इधर भी p स्क्वायर। यू नो, किसी भी रेडिएशन के लिए या वेव के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज वी आर स्टडिंग द रेडिएशंस। रेडिएशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने के लिए मैंने v की जगह c को रिप्लेस कर दिया तो फार्मूला मॉडिफाई होगा c इज इक्वल टू एफ लैम्डा और यहां से f की वैल्यू बनेगी f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, इस En की वैल्यू, इस Ep की वैल्यू और इस f की वैल्यूज, इन तीनों चीजों की वैल्यूज में इधर इधर और इधर पुट करूंगा। तो बेटा पुटिंग करने के बाद हमारा रिलेशन ये आएगा, ये En की वैल्यू, ये Ep की वैल्यू और ये मैंने f की वैल्यू निकाली, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमारा ये आएगा ये वाला रिजल्ट। और सेकंड लास्ट स्टेप में इस HC को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में नीचे ले आए तो हमारा फार्मूला बनेगा ऐसे, E नॉट डिवाइडेड बाय HC, पैरेंथेसिस के अंदर है रेसिप्रोकल ऑफ p स्क्वायर माइनस रेसिप्रोकल ऑफ n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। हमारी बुक में लिखा हुआ है ये जो रेशियो है ना आपके सामने E नॉट और HC की, इस रेशियो का हमने नाम तब्दील करके रखा रिडबर्ग कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय RH। और स्टूडेंट्स अगले स्टेप पे देखें, मैंने लिख दिया RH की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, और अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो इस वाले फार्मूले को मॉडिफाई ऐसे करेंगे, ये फार्मूला बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ इमिटेड वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.0974 इंटू 10⁻⁷, पैरेंथेसिस के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ p स्क्वायर माइनस रेसिप्रोकल ऑफ n स्क्वायर दैट विल गिव यू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वो वेवलेंथ है जो इमिटेड रेडिएशन की होगी जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेशन करेगा फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी ऑर्बिट। लेक्चर बेटा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, 1-2 मिनट के अंदर इस बात को कवर अप करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ना हमारे सामने 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये हमारी बुक में तो नहीं लिखी, लेकिन बेटा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पेपर में पूछ ली जाए। मैं आपको एक आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने यहां पर लिख दिया ग्रीन कलर में, लेकिन मैं आपको वर्बली बताता हूं। मैं आपको एक्चुअल में ये बताना चाहूंगा रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करेगा टू एनी pth एनर्जी स्टेट तो वो 1 मीटर लेंथ के अंदर
1.0974 इंटू 10 रेस पावर 7 टाइम्स वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा होता है, तो अंदाजा करें इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करके किसी भी पीएथ एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा तो वह एक यूनिट लेंथ के अंदर 1.0974 इंटू 10 रेस पावर 7 टाइम्स अपनी वाइब्रेशन को परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी लेक्चर दिया आपको समझ आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट की थी पहले भी, लेक्चर को बार बार सुने और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से लाजमी तौर पे डिस्कस कीजिएगा ताकि आपके लिए सब चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।